नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। आज चर्चा करेंगे हम बिहार में चुनाव की। चुनाव में प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव को रोका जा रहा है। आज एक रैली थी, उस रैली में तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। बगल में ही अमित शाह की रैली थी, वहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरता है, रैली करता है, वापस दिल्ली जाते हैं। तो तेजस्वी को अनुमति क्यों नहीं मिली? क्या सुरक्षा के कारण है? और वहीं जब आज चुनाव पूरे पीक पे जा रहा है, तब जाकर कांग्रेस के बड़े नेता पप्पू यादव को आईटी का नोटिस मिलता है। उनसे पूछा जाता है कि आप 4,000 5,000 रुपया पर व्यक्ति पैसे कहाँ से लाते हैं, कैसे बांटते हैं? सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। जब बाढ़ आती है, सब कुछ बह जाता है, सब तहस नहस हो जाता है, तब सरकार तो कुछ बोलती नहीं, सरकार तो कुछ करती नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी आम जनमानस की मदद करता है, तो उससे लेखा जोखा पूछती नजर आ रही है कि बताइए आप क्या कर रहे हैं, बताइए आप कैसे कर रहे हैं। संतोष जी, बड़ा गंभीर सवाल है और इस सवाल का कोई आंसर भी नहीं दिख रहा है। आखिर चुनाव आयोग, भूमिका और कुछ बातें, सारे सिस्टम, सब कुछ मैनेजेबल, लेकिन उसके बावजूद आप समझ पा रहे हैं कि आखिर सत्ता का खेल कैसा होता है। चुनाव आयोग सरकार के पास खड़ा है, आईटी सरकार के पास खड़ी है, ईडी सरकार के पास है, सीबीआई सरकार के पास है, अदालत सरकार के पास है, और उसके बावजूद चुनाव जीतना कितना बड़ी परेशानी का कारण है। और जब जीतते दिखें तो रोक दो प्रचार, रोक दो वो सब हथियार जिनसे जीता जा सकता है चुनाव। यानी हथियार क्या है? रोजगारी हथियार क्या है? महंगाई हथियार क्या है? आम जनमानस की बात सुनना, मत सवाल करने दो। 20 वर्ष में आप क्यों नहीं वो सब दे पाए जो विपक्ष सवाल कर रहा है? क्या होगा बिहार का? संतोष पाठक जी, तेजस्वी को तो प्रचार करने से रोका जा रहा है। देखिए बिल्कुल शिव जी, सबसे पहले तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक दिन है, लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। क्यों? क्योंकि संविधान में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही गई। लोग बाबा साहब अंबेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को बनाते समय यह सोचा गया कि जनता सरकार तो चुनेगी, लेकिन जब चुनाव होंगे तो जो सत्ता में होगी, अधिकारियों पर उनका प्रभाव होगा, अधिकारी उनके दबाव में काम करेंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने संविधान में चुनाव आयोग जैसी एक संवैधानिक संस्था की व्यवस्था की कि भैया जब चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग पूरे प्रशासन को टेक ओवर कर लेगा। यानी इस समय बिहार की सरकार को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, इस समय बिहार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी चला रहे हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड देना था, ना कोई सरकार ना कोई विपक्ष, दोनों ही पक्ष जनता के सामने जाए, अपनी अपनी बात रखे, अपने अपने मुद्दे गिनाए। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, वो जिसको वोट दे, जिसको वोट देकर वो सरकार बनाए। लेकिन अब तो हद हो गई कि विपक्ष के नेता बिहार में, और जो बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, उनको यानी तेजस्वी यादव को एक जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड करने की अनुमति नहीं दी जाती, जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उसी के पास में गृह मंत्री अमित शाह की सभा थी। तो भैया पहले अनुमति किसने दी? और अब जिला अधिकारी इंटरवीन करके अनुमति क्यों कैंसिल कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा होता तो टाइमिंग आप आगे पीछे कर सकते थे, या हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह को भी आप थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकते थे, क्योंकि बहुत जगह होती है गांव देहात में, जिला प्रशासन में कई जगह आप लैंड कर सकते थे। लेकिन आपने सीधे सीधे रैली को कैंसिल कर दिया। तेजस्वी यादव तो इसको तानाशाही बता रहे हैं। लेकिन मैं बिहार की जनता से कहूंगा, हमारे दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लग रहा है कि ये तानाशाही है या क्या है, और किस तरह से ज्ञानेश कुमार अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए उतर गए। शिव जी, मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव की आज रैली होनी थी 2-3 जगह, उसमें से एक जगह यानी खगड़िया में भी रैली होनी थी, और खगड़िया में देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली थी, खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ। तो भाई दोनों में से किसी का भी टाइम आगे पीछे किया जा सकता था, लेकिन आपने अमित शाह की खगड़िया वाली रैली के कारण आपने तेजस्वी यादव की खगड़िया वाली रैली को रद्द करके लोकतंत्र के इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया है। और अब आपने स्पष्ट कर दिया है कि भैया बीजेपी चुनाव हार रही है,
तो लोग आरोप तो लगाया जाता है ना कि बीजेपी जब चुनाव हारती तो अपने सहयोगी दलों को आगे कर देती। कौन से सहयोगी दल? जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं। विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी। अब आईटी आगे हो गई है, चुनाव आयोग ने खेल दिखा दिया है। अब ईडी और सीबीआई की एंट्री भी जल्द हो जाएगी और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में इन सब की एंट्री होने का सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और इसलिए अब उन्हें इन लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। गृह मंत्री की रैली के लिए विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की रैली को रद्द करना जिला प्रशासन का यह रवैया बताता है कि ज्ञानेश कुमार खुलकर मैदान में उतर गए हैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए। सोचिए, नहीं, अब ज्ञानेश कुमार उतर जाएंगे तो फिर क्या जरूरत है वोट डलवाने की? नॉमिनेट कर देना चाहिए सरकार को, एक बार फिर 5 वर्ष को नीतीश को शपथ ग्रहण करा दें। लेकिन नीतीश को होगी कि नहीं होगी, इस पर भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने तो चेहरा घोषित किया नहीं। इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी को कर दिया सीएम फेस घोषित, लेकिन एनडीए गठबंधन में तो सीएम फेस ही घोषित नहीं है। और अगर चुनाव ऐसे ही कराने तो फिर चुनाव का मतलब क्या? हम तो चुनाव को ये जानते हैं, चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, ईमानदारी से वोट पड़ेंगे, ईमानदारी से काउंटिंग होगी और फिर ईमानदारी से परिणाम आएंगे। लेकिन अगर यही सब होगा तो आपको याद होगा पिछली बार 10 सीटों का डिफरेंस था, लेकिन 20 सीटें 5000 के भीतर हार जीत हो गई। तब हो गई जब मामला लगा कि अब सिमट जाएगा सरकार। 15 सीटों का डिफरेंस था। एनडीए के पास सिर्फ 3 सीटों का बहुमत था। 122 चाहिए थे, 125 उनके पास आए थे, लेकिन उस 125 में 4 जो थे वो वीआईपी के मुकेश सहनी के भी थे, जिनके विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने, शायद भारतीय जनता पार्टी देश का इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने छोटे छोटे सहयोगियों को तोड़कर खत्म करने में कोई गुरेज नहीं करती है। नहीं तो आपको नड्डा जी का वो बयान याद नहीं है कि हम छोटे दलों को खत्म कर देंगे? बिहार में ही दिया था, पटना में। पंजाब में अकाली दल कहाँ है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आज तक समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या खेला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय पीडीपी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में राजभर साहब का दर्द छलक कर सामने आ जाता है, कभी निषाद साहब का दर्द छलक कर सामने आ जाता है। उड़ीसा में नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शिव जी उड़ीसा में गए, लंबे समय तक राज किया और नवीन पटनायक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे है शिव जी जिन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की, केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल नहीं उठाया। वहां सुनामी आया, चक्रवात तूफान आया, तमाम चीजें आई, लेकिन वो राज्य सरकार के पैसे से उसको खर्च करते रहे। नरेंद्र मोदी ने तारीफ की कि इकलौते मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी फंड नहीं मांगा, बजट नहीं मांगा, अपने रिसोर्सेज से काम किया। उन नवीन पटनायक के साथ आपने क्या कर दिया? अब उनको भी समझ में आ गया कि बीजेपी ने जो सुपड़ा साफ कर दिया वो वोट चोरी से साफ कर दिया। तो सहयोगी दलों को लेकर बीजेपी का रवैया क्या है? और वैसे भी जब इनके पास सहयोगी दल के तौर पर ईडी, आईटी और सीबीआई है ही, तो फिर बाकी सहयोगी दलों की क्या जरूरत है? अभी नीतीश कुमार साहब की क्या हालत हो गई, कल मंच पर देखा आपने, टुकुर टुकुर ताकते रहे नरेंद्र मोदी। जब जब नीतीश कुमार का नाम लेते रहे तुरंत नीतीश कुमार सामने देखते रहे नरेंद्र मोदी की तरफ कि साहब अब ऐलान कर देंगे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी भी शब्दों का चयन बहुत कर रहे थे। आप अलंकार वाली भाषा तो आपने सुनी होगी, लटक पार्टी, अटक पार्टी, झटक पार्टी, लेकिन बार बार जब जब नीतीश कुमार का नाम आया वो यही बोलते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी याद कर लिया। अब पासवान जी वही थे, करियर के आखिरी दौर में छोड़ दीजिए, लेकिन रामविलास पासवान वही थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था, क्योंकि अटल जी ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया था। रामविलास पासवान वही थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जिस माहौल के कारण अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गई और वो केंद्र की सत्ता में आए, मंत्री भी बने वो मनमोहन सिंह की सरकार में। रामविलास पासवान वही थे जिन्होंने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की रट लगाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। सबका साथ, सबका विकास, उस समय भी बीजेपी बात कहा करती थी, लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुई। तो ये भी कह रहे कि रामविलास पासवान जी ने भी मिलकर विकास किया। तो रामविलास पासवान जी और नरेंद्र मोदी तमाम लोग रिश्ते जानते हैं, बिहार के पासवान लोग तमाम रिश्ते जानते हैं। आज भले ही चिराग पासवान कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक दौर था जब उनको घर से निकाल दिया गया था, उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी, उनका परिवार तोड़ दिया गया था। तो बीजेपी सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है। लेकिन खैर सहयोगियों को हम अलग छोड़ देते हैं। अब जो बीजेपी ने किया,
जो चुनाव आयोग के सहारे किया, ज्ञानेश कुमार के सहारे किया, जिला निर्वाचन अधिकारी के सहारे किया, उसने साफ साफ बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जनता भले ही कुछ भी ठान ले, लेकिन चुनाव आयोग मन बना चुका है कि महाराष्ट्र जैसी ऐतिहासिक जीत बीजेपी को दिलवानी है। अब ज्ञानेश कुमार को रिटायरमेंट के बाद भी तो कुछ चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा ये लड़ाई बड़ी है। देखिए, कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता है, वो समझते हैं कि लड़ाई क्या है। जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया अशोक गहलोत ने, और वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसी दिन अशोक गहलोत ने एक बात कही थी कि अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा, और मुख्य चुनाव आयुक्त ने खेला कर दिया है। अब आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई वाले हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, वीआईपी हो, एकजुट होकर इन्हें ज्ञानेश कुमार के इस कदम के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए। सुनवाई हो या ना हो शिव जी, लेकिन पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर और दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहिए। कोई गृह मंत्री और विपक्ष के नेता में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। अगर सुरक्षा कारणों का हवाला था तो दोनों की रैली रद्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप सत्ता में बैठे हुए लोगों की रैली रद्द नहीं करते हैं और विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की रैली रद्द कर देते हैं। तो फिर आपकी निष्पक्षता पर, और उन्होंने कहा था ना कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हम निष्पक्ष हैं। अब ऐसी निष्पक्षता तो भगवान ही मालिक है, फिर तो क्या कहा जाए फिर उसको। और दूसरी बात, जो सीबीआई और ईडी और आईटी की बात कही जा रही है, बाढ़ बिहार के लोगों के लिए एक विभीषिका है, लेकिन बाढ़ एक त्योहार भी है। पता है किनके लिए त्योहार है? अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए। वो हर मौसम में इंतजार करते हैं कि यार बाढ़ क्यों नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बाढ़ आएगी तो फंड की लूटपाट होगी, फंड की बंदरबाट होगी। इतने सालों से बिहार बाढ़ से त्रस्त है, कोई स्थायी समाधान बाढ़ का नहीं निकाला जा सका है। जबकि मान के चल लीजिए कि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन स्थायी समाधान चाहेंगे तो हर साल घोटाला कहां से होगा। उस बाढ़ पीड़ितों के समय जब बिहार की जनता बाढ़ से त्रस्त थी, कई जिलों की जनता, चुनाव आयोग एसआईआर अभियान करवा रहा था। मुख्यमंत्री अपने में मस्त थे, उप मुख्यमंत्री अपने में मस्त थे, बीजेपी अपने में मस्त थी। वो बिहार के विकास, सुशासन, पता नहीं क्या क्या बात कहते हुए नजर आ रही थी। चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार की बुराई करते हुए नजर आ रहे थे, कुशासन की बात करते हुए नजर आ रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे समय में पप्पू यादव सामने आए, लोगों की मदद की उन्होंने, गांव में जाके लोगों की मदद की, राजीव प्रताप रूडी के इलाके में जाके उन्होंने लोगों की मदद की। लेकिन जब वो तमाम मदद की, आप उसी समय पूछ लेते भैया, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अखबार पढ़ते नहीं होंगे, टीवी देखते नहीं होंगे, चुनाव की बेला में आपकी एंट्री क्यों हो जाती है, एंड चुनाव के बीच में आपकी एंट्री क्यों होती है? ये एक बड़ा सवाल है। पप्पू यादव ने बाकायदा रिप्लाई किया है कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों, जिनका घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गया है, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री स्थानीय एमपी जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूक दर्शक बना रहता? इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय याद नहीं आया जब परवेश वर्मा पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे? और जब मध्य प्रदेश में पैसे पकड़े गए बोरियों से, तब नजर नहीं आया। इनके अपने बीजेपी के मंत्री पकड़े गए, सिर्फ गाड़ी जब्त हुई है, उम्मीदवार को कोई नोटिस वोटिस नहीं गया है। तो ये अच्छा, महाराष्ट्र में होटल में पैसा पकड़ा गया, तब कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी की, कोई कार्रवाई हुई? सुना आपने कि कोई कार्रवाई हुई होगी उसके बाद, या उस समय भी कोई कार्रवाई? अब हम लोगों को तो रोज के बाकी है, तो ये दिमाग के पटल पर रहती है कि पैसे का पॉइंट दबाओ तो वो तुरंत सारी घटनाएं आ जाती हैं सामने। और अभी बिहार में कौन बांटेगा, ये कैसे मान लिया जाए कि अभी बिहार में बटेगा नहीं? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या फेयर चुनाव हो पाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? ये तो निष्पक्ष दिख नहीं रहा कि एक व्यक्ति को उसी जगह रैली करने को मिले, एक व्यक्ति को रोक दिया जाए, एक व्यक्ति को इनकम टैक्स का नोटिस दो, एक व्यक्ति खुलेआम रुपया बांटे वोटरों को, उससे ये न पूछा जाए कि ये धन तुम कहां से लाए। तो संतोष पाठक जी, सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग या फिर किसी भी संवैधानिक संस्था के निर्माण की जरूरत भारतीय संविधान के अनुसार होती है, और वो संविधान के मुताबिक काम न करे तो उस कद, पद और उस विभाग की जरूरत क्या रह जाती है? बड़ा सवाल है ये। नहीं, अब इसमें देखिए, जिवेश मिश्रा है, बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, मंत्री है, जाले विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी गाड़ी से जो है
भारी मात्रा में चुनाव सामग्री, ऐसा बताया गया कि चुनाव सामग्री बरामद हुई है। अब उसमें बीजेपी की चिन्ह वाली घड़ियां थी, पंपलेट थे, अन्य प्रचार सामग्री थी। लेकिन मुझे इसमें और भी बहुत सी चीजें बताई नहीं गई हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें बरामद हुई है। और इस बरामदगी के बाद चुनाव आयोग ने क्या किया? इस बरामदगी के बाद चुनाव आयोग ने सिर्फ उनकी गाड़ी जब्त कर ली है, और ये कहते हुए कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। कोई कार्रवाई हुई? सुना आपने कि नोटिस गया उनके पास? वो गाड़ी की गलती थी। गाड़ी कहां से आई? सामान अपने आप गाड़ी लेके आ गई, गाड़ी अपने आप सामान बांटती हुई नजर आ रही थी। तो वो जो गलती थी सिर्फ गाड़ी की थी, उम्मीदवार की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कमल छाप वाले उम्मीदवार थे। वो पैसे रख के चल क्यों पड़ी? वो सामान रख के चल क्यों पड़ी है गाड़ी में? गाड़ी भी तो चल सकती है। गाड़ी नाम कहते नहीं, चलती का नाम गाड़ी, अब चल पड़ी तो उसका नाम गाड़ी पड़ गया। और आप कहते हो गाड़ी रुक जाती तो फिर मोदी गाड़ी अगर रुक गई तो कहां जाएंगे? तो चलता रहना चाहिए। गाड़ी चलती रही, गाड़ी में सामान रखा था, वो आगे बढ़ती रही। अब कोई नहीं उतार पाया, वहां चुनाव आयोग के लोग मिल गए। अब चुनाव आयोग के लोगों ने उतार लिया। अब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कैसे मान लिया जाए कि आपकी बात सही है? अरे चुनाव आयोग के लोगों ने उतारा, नहीं माना भाई। जो भाजपा के उम्मीदवार जीवेश नंदन जी है, उनके घर भी तो सामान पहुंचना था, वो सब वोटरों में भी तो बंटना था। ये जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार जी की है, वो अपनी निभा रहे हैं। आपके ऊपर एहसान है, आप बताइए कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, आगे नहीं। एक न एक दिन देखो, हर चीज का एक, हम लोग सनातन प्रेमी हैं। सनातन प्रेमी कौन है? जो सनातन का अपमान न करे। और सनातन प्रेमी कौन है? जो दूसरे धर्म का अपमान न करे। सनातन में कहीं एक भी शब्द अगर पूरे सनातन के ग्रंथों में ये लिखा हो कि हम दूसरे धर्म का अपमान करेंगे, तो मैं मानता हूं कि वो सनातन है। और हमारे सनातन में ये बात प्रायोरिटी पे लिखी गई है, जीवों पर दया करो, कमजोर को सताओ मत, भूखे को भोजन दो, गरीब की आत्मा को दुखाओ मत, दूसरे धर्म का अपमान मत करो। तो हम तो वही तरीके के सनातन प्रेमी हैं। जब इतने सनातन प्रेमी हैं तो फिर सवाल तो ये उठता है कि ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है? आप बता दीजिए। आज ही 32,000 कुछ करोड़ का तो मामला आया ही है सामने। तो क्या ये ईमानदारी है? लोग यहाँ 5-5 रुपया के लिए तरस रहे हैं। अगर आंकड़े आप उठाओगे तो पिछली दिवाली से इस दिवाली पर सेल कम हुई। ये कह देने से काम नहीं चलता है कि 1 लाख गाड़ियां बिक गई। ये कह देने से काम नहीं चलता कि मारुति पर आज सेल्स पर वहां मारामारी थी। क्यों मारामारी थी, इस पर विचार किया? पिछले 2 महीने से बिक्रियां रुकी हुई थी। सरकार को ये साबित करने को कि फिर बिकी हैं होली पर सबसे ज्यादा गाड़ियां। जीएसटी गिरी थी, लोगों ने 1 महीने से गाड़ियां नहीं ली। जब जीएसटी का ऐलान हो गया नवदुर्गा में, तो नवदुर्गा के बाद जो सितंबर महीना चल रहा था, सितंबर में गाड़ियां नहीं बिकी। फिर लोगों को लगा कि अब लेंगे तो फिर हम धनतेरस पे ही लेंगे। तो जाहिर सी बात है, हर वर्ष धनतेरस और दिवाली पे गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। तो जीएसटी का लाभ लेने के लिए सरकार इसे उपलब्धि ना माने, सरकार इसे उपलब्धि में ना माने। और जीएसटी घटने की बात 2-3 महीने से चल रही थी। तो तेज लोग थे वो सब रुके हुए थे, गाड़ियां तभी खरीदेंगे जब जीएसटी का मामला आ जाए। गाड़ी बिकने से आम आदमी की कैपेसिटी से, आम आदमी की सोर्स ऑफ इनकम से अंदाजा नहीं लगा सकते। आप भी समझते हैं जो गाड़ी लेगा वो राशन की लाइन में नहीं है, वो 80 करोड़ वाली लाइन में नहीं है, वो 80 करोड़ वाला गाड़ी नहीं लेता है, वो किसान सम्मान निधि वाला गाड़ी नहीं लेता है। फिर आखिर हो क्या रहा है? सच्चाई से रूबरू देश को कराया क्यों नहीं जा रहा है? गोल गोल ये रसगुल्ले बनाए क्यों जा रहे हैं? बड़ी दिलचस्प बात मैं बताता हूँ। डिजिटल का जमाना है ना, हालांकि पारदर्शिता की बात तो करेंगे नहीं, लेकिन जो गाड़ियां बिकती है, आप बड़ा आश्चर्य में रह जाएंगे। क्योंकि 1-2 डीलरों से मेरी बात हुई। सिर्फ एक डाटा अगर सरकार सार्वजनिक डोमेन में डाल देना, कोई एक वेबसाइट बना दे, और जहां पर ये डाटा आ जाए कि कितने लोग ईएमआई पे गाड़ी देते और कितने लोग जो है फुल पेमेंट करके लेते, आपके पास सारा कच्चा चिट्ठा निकल के सामने आ जाएगा कि उसमें अधिकारी कितने हैं, नेता कितने हैं। क्योंकि फुल पेमेंट देके अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो आप फिर समझ लीजिए कि उसके पीछे क्या कहानी है। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, इसमें कोई झोलझाल नहीं है। अगर सिर्फ यही सीधे सीधे क्लियर कर दे तो पता लग जाएगा कि कितना ब्लैक का जो पैसा है वो खर्च हुआ इन चीजों को खरीदने में, चाहे वो गाड़ी का मामला हो, चाहे वो सोने का मामला हो। आप क्यों छुपा रहे हैं? आपने नियम कायदे तो बना रखे हैं, लेकिन उतने नियम कायदे कानूनों से कार्रवाई करते तो 33,000 करोड़ तो एलआईसी में निवेश नहीं करवा देते ना। एलआईसी का पैसा जो है वो अपने दोस्त की कंपनी में तो निवेश नहीं करवाते। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। 30 करोड़ लोगों का पैसा जो उन्होंने अपना पेट काट काट के जमा किया, क्योंकि एलआईसी में गांव देहात कस्बे मोहल्ले के आम लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग पैसा लगाते हैं।
LIC की पॉलिसी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा होता है कि बाकी सब चीजें डूब जाएंगी, लेकिन अगर उनको कुछ हो गया तो उनके परिवार को सहारा मिल जाएगा LIC के इंश्योरेंस के पैसे से, जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उससे सहारा मिल जाएगा। लेकिन वहां भी आपने गड़बड़झाला कर दिया, लोगों के ट्रस्ट को तोड़ दिया। अभी देखिए, छठ का महापर्व आज से शुरू हो गया है। तमाम लोग बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं जो देश के अलग अलग इलाकों में है। ये 13,500 से भी कम ट्रेनें हैं इस देश में, और इन्होंने कह दिया कि 12,000 हमने नई ट्रेनें चला दी। अरे भैया, लोगों को बताओ तो सही कि 12,000 ट्रेनें नहीं है। वो तो जितनी बार आप एक ट्रेन को अगर 10 बार चलाओगे तो आपने उसको 10 ट्रेन काउंट कर लिया। या पता नहीं, ये भी बता दो कि हर स्टेट में जाता है तो क्या आप उसको नए ट्रेन की संख्या में काउंट करते हो? ये तमाम चीजें लोगों के सामने रखनी चाहिए। अब बीजेपी का जो IT सेल या ट्रोल आर्मी है, वो क्या कहती है कि भैया इतने लोग गांव जा क्यों रहे? अरे भैया, आप ही लोग कुछ समय पहले तक हम ही लोग टीवी चैनल में थे, रिपोर्टिंग की मैंने। आप छठ के टाइम में, दिवाली के टाइम में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते थे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते थे, वहां लोगों की समस्या को दिखाते थे। आज कितने चैनल समस्या दिखा रहे हैं? क्योंकि एंट्री नहीं होगी रिपोर्टर की। आप मंत्री जी का आप जो वॉर रूम बना रखा है, कंट्रोल रूम बना रखा है, उसमें जाके आप दिखा दीजिए। लेकिन कोई पत्रकार, कोई मीडिया जो है वो जाके दिखा नहीं सकती। नई दिल्ली स्टेशन पे जो भगदड़ हुई थी शिव जी, उसमें भी एक चैनल का उत्साही रिपोर्टर वहां पे पहुंच गया था, और बड़े बड़े सुरमाओं को खबर लगने से पहले वो खबर ऑन एयर हो गई थी। नहीं तो क्या आपको लगता है कि चल सकती? महाकुंभ की भगदड़ में क्या किया गया, कैसे दबाया गया मृतकों की संख्या को और भगदड़ की संख्या को? तो ये तमाम चीजें देश की जनता जानती है। लेकिन चुनाव में जब चुनाव आयोग इस तरह से खुला खेल करेगा तो उसके बाद कहां पारदर्शिता रह जाती है, निष्पक्षता रह जाती है? कहाँ लोकतंत्र में जो भगवान जिनको कहा जाता है मतदाता, जिनकी इच्छा सर्वोपरि होती है, अब तो उस पर भी हम तमाम लोगों को शंका होने लगी है कि जब चुनाव आयोग इस तरह का खेला करेगा तो क्या तेजस्वी यादव ने जो पहले कहा था कि अगर चुनाव आयोग अपने रवैये पर अडिग रहा तो उनको चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। तो क्या हालात आ गए हैं कि इंडिया गठबंधन को अब इस तरह के बारे में भी सोचना होगा? ये तमाम चीजें हैं जिस पर आप बात करनी बहुत जरूरी है। आप मंत्री के लिए विपक्ष के नेता की रैली को कैंसिल कर दोगे और कहोगे सुरक्षा? अरे चुनाव के लिए तो पता नहीं हमेशा कहां कहां चले जाते हैं। कौन सी सुरक्षा को उनको खतरा पैदा हो गया? कौन सी सुरक्षा थी जिसके कारण आप विपक्ष के नेता को रैली करने की अनुमति नहीं दे रहे? अगर सुरक्षा का खतरा है तो कहिए उनको घर बैठेंगे, डिजिटल तरीके से संबोधित कर ले भाई। उनके पास तो बहुत सारे नेता है, नेताओं की भरमार है, पूरे देश के नेताओं को उन्होंने लगा दिया है। और ये शुरुआत है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, कल को मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए राहुल गांधी की रैली रद्द कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इलाके तो एक ही है, एक ही जोन में पहले चरण का चुनाव है, फिर दूसरे चरण का, तो रैली कोई ना कोई तो रैली टकराएगी। रोज का काम रहेगा, ये रोज का काम रहेगा। तो फिर आप इस तरह के फैसले, इसमें चुनाव ये तो प्रशासन और चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा, हम दोनों की सुरक्षा व्यवस्था कैसे मुहैया कराएं। ये उम्मीदवार या पार्टी का थोड़ी है मसला, पार्टी का और उम्मीदवार का मसला नहीं होता है। चुनाव आयोग की फीस लोग क्यों भरते हैं? इसीलिए भरते हैं। चुनाव आयोग जो नॉमिनेशन फॉर्म के लिए फीस लेता है वो क्यों लेता है? ये सब चीजें क्यों दी जाती है? चलिए अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मामला तो फंस गया है। यानी बीजेपी इतना सब कुछ करेगी जीतने के लिए, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब देखेंगे कल कौन सी रैली उनकी रद्द होती है, कल कौन सी जगह आपस में टकराहट होगी, देखना पड़ेगा। देखना ये भी पड़ेगा राहुल गांधी अब कब से रैली शुरू करेंगे। तो फिलहाल बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है आपने, और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।